गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि तुम सब ठीक होगे और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम हमेशा ठीक रहो, अच्छा रहो और मन लगाकर पढ़ाई करो। तो चलो बिना वक्त गवाए आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो, पिछले दो क्लासेस में हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से दो विषय कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम व्याकरण के एक अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, ये है 6th क्लास की हिंदी व्याकरण। तो आज हम इसका पहला विषय पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। तो पहले हम ये जानेंगे कि भाषा और व्याकरण है क्या। तो भाषा तो तुम जानते ही होंगे, क्योंकि जब से तुम बोलना शुरू किए हो तब से तुम भाषा बोलते हो। मतलब जिसके माध्यम से हम अपनी मन की बात और भावनाओं को प्रकाश करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो ये भाषा की दो रूप होता है जिसका नाम है मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? तो मौखिक भाषा क्या है? जब हम आपस में बोलकर एक दूसरे से बात करते हैं या फिर बोलकर अपनी मन की भावनाओं को प्रकाश करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें कुछ पूछ रही हूँ और तुम उसका जवाब मुझे दे रहे हो, तो यह है मौखिक भाषा। लेकिन लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मतलब मैंने तुम्हें कुछ लिख कर दिया और तुमने उसका जवाब भी मुझे लिख कर दे दिया, तो यहाँ लिखित भाषा का प्रयोग हुआ। और ये लिखित भाषा कब ज़्यादा प्रयोग होता है? देखो, तुम जानते हो कुछ लोग गूंगे या फिर बहरे होते हैं। गूंगे मतलब जो कि बोल नहीं सकते और बहरे जो सुन नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, उन्हें जो भी उनके मन की बात है या फिर जो भी वो किसी को बताना चाहते हैं वो कुछ लिख कर दे देते हैं, जिससे हमें उनका बात समझने में बहुत आसान हो जाता है। समझ गए? तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं का प्रयोग बराबर मात्रा में होता रहता है। तो जो हम बोलकर बताते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं और जो हम लिख कर बताते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा का एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम है कथित भाषा। तो उसके बाद आया लिपि। लिपि क्या है? प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित ध्वनियाँ होती है जिन्हें वर्ण कहते हैं और इन वर्णों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। किसी भाषा में इन वर्णों को जिस ढंग से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। मतलब किसी भाषा को लिखने का ढंग को लिपि कहते हैं। देखो, ये जो तुम देख रहे हो जो लिखा है किताब में, जैसे तुम हिंदी भाषा कहते हो, ये भाषा हिंदी है, लेकिन ये जो लिखा गया है इसमें जो लिपि प्रयोग किया गया है, जो हिंदी का जो लिपि है वो हिंदी लिपि नहीं है, वो कुछ और है। मतलब तुम ये जो पढ़ रहे हो इसे हम हिंदी भाषा कहते हैं, लेकिन ये जो लिखने का तरीका है ये है एक लिपि। मतलब इसमें जो लिखने का ढंग है उससे लिपि कहते हैं। और इस लिपि का नाम क्या है? ये हिंदी भाषा में जो लिपि होता है उस लिपि का नाम है देवनागरी। और सिर्फ ये देवनागरी लिपि सिर्फ हिंदी में ही नहीं, संस्कृत में भी है। देखो, तुम अगर कभी एक संस्कृत किताब देखोगे तो वहाँ देखोगे कि उसमें जो भी कुछ लिखा है वो इसी लिपि में ही लिखा होगा, लेकिन उसे पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये संस्कृत है या फिर हिंदी है। मतलब हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि एक है, लेकिन ये दोनों भाषा अलग अलग है। पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि ये हिंदी है या फिर संस्कृत है, लेकिन दोनों का लिपि एक है और इन दोनों का लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। उसी तरह बहुत सारी भाषाएं हैं जिन्हें लिखने के लिए
हम अलग अलग लिपियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह विभिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। समझ गए? तो उसके बाद आया बोली और उपभाषा। किसी विशेष क्षेत्र की स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे कि हरियाणवी, मारवाड़ी, भोजपुरी आदि। और जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो उससे उपभाषा कहा जाता है। जैसे कि ब्रज और अवधी पहले बोलियां थी पर अब ये उपभाषाएं बन गई हैं। मतलब तुम अगर किसी स्थान पर रहते हो, किसी जगह पर रहते हो, उसी जगह का स्थानीय भाषा हमेशा प्रयोग करते हो। लेकिन उस भाषा का क्षेत्र जब बढ़ जाता है, उसका प्रयोग बढ़ जाता है और उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वो भाषा उपभाषा कहलाता है। समझ गए? मतलब हर बोली एक उपभाषा नहीं होता, लेकिन हर उपभाषा एक बोली होता है। जैसे ब्रज और अवधी पहले बोलियां थी पर अब ये उपभाषा बन गई, यानी कि इनका क्षेत्र बढ़ गया और इनमें साहित्य रचना करने लगे हैं। तो उसके बाद आया व्याकरण। तो हम ये जानेंगे कि हम व्याकरण क्यों पढ़ेंगे। देखो, व्याकरण वो है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध बनाते हैं। व्याकरण की मदद से हम अपनी भाषा, सिर्फ भाषा ही नहीं, हम अपनी भाषा, शब्द, वर्ण और साहित्य को शुद्ध करते हैं, सुंदर करते हैं। देखो, अगर हम अशुद्ध वाक्य बोलेंगे तो इसे सही वाक्य नहीं कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ एक वाक्य दिया गया है, हम सेब खा रहा हूँ, और यहाँ है मैं होमवर्क किया। देखो, हम सेब खा रहा हूँ, क्या ये वाक्य ठीक है? नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि यहाँ देखो, हम लगा है और सेब खा रहा हूँ, यहाँ जो कर्ता है वो बहुवचन में है और ये जो क्रिया है ये एक वचन में है, इसीलिए ये वाक्य ठीक नहीं है। यहाँ अगर होता कि हम सेब खा रहे हैं, ये ठीक होता, वरना अगर ये होता कि मैं सेब खा रहा हूँ तो ये भी ठीक होता। लेकिन ये नहीं है, इसलिए ये वाक्य गलत है। उसी तरह यहाँ एक वाक्य और है जो लिखा है कि मैं होमवर्क किया, ये वाक्य भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो वाक्य है ये वाक्य अतीत काल में है और अतीत काल में कर्ता के पास ने का प्रयोग होता है। मतलब वाक्य जब अतीत काल में हो और उसका क्रिया एक सकर्मक क्रिया हो तो वहाँ कर्ता के पास ने का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ ने का प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए ये वाक्य गलत है। अगर यहाँ होता मैंने होमवर्क किया तो ये वाक्य ठीक होता। समझ गए? तो हम ये कहेंगे कि व्याकरण वो शास्त्र है जिसकी सहायता से भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का बोध होता है। तो इसी समझ गए व्याकरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो इसी व्याकरण को 3 भाग में विभक्त किया गया है, जिसका नाम है, पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? इस विभाग में वर्णों मतलब अक्षरों की बनावट, उनके प्रकार तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। मतलब वर्ण विचार में व्याकरण हमें वर्ण की शुद्धता का ज्ञान देता है। और शब्द विचार में क्या लिखा है? इस विभाग में शब्दों के प्रकार, बनावट तथा शुद्धता पर विचार किया जाता है। मतलब इस विभाग में व्याकरण हमें शब्द का शुद्धता पर ज्ञान देता है। और तीसरा है वाक्य विचार। यहाँ क्या लिखा है? इस विभाग में वाक्यों की बनावट, उसके प्रकार तथा शुद्धता पर विचार किया जाता है। मतलब
यहाँ व्याकरण हमें वाक्यों की शुद्धता पर ज्ञान देता है। तो पूरी तरह से अगर हम समझेंगे तो क्या अर्थ होगा कि व्याकरण हमें भाषा, वर्ण, शब्द और वाक्य का शुद्धता का ज्ञान देता है। इसीलिए हम सबको व्याकरण सीखना बहुत ज़रूरी है। तो समझ गए, और इस विषय को मैंने पूरी तरह से समझा दी है आप लोगों को। अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और आपका जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको करके हार्ड कॉपी में भेज दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, रखती हूँ, बाय।